Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue with the nerve impulse. Previous session में हमने study किया था about the resting membrane potential और इस session में हम study करेंगे about the action potential or active membrane potential. Details board पे देखते हैं. जी students, resting membrane potential में यानी कि अपने previous topic में हम ये चीजें study करके आ चुके हुए हैं कि हमारे पास दो specialized ions हैं जो कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से जो रिलेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं दोनों साइड्स पे, उसकी वजह से एक खास किस्म की वोल्टेज आ जाती है मेम्ब्रेन के ऊपर और मेम्ब्रेन काम करना बंद कर रही होती है उस वक्त, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ऑलराइट, लेकिन इस सेशन में स्टूडेंट्स हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ द न्यूरॉन्स दे आर स्टिमुलेटेड और फिर उसके बाद स्टिमुलेशन मिलने के फौरन बाद उनके अंदर कौन कौन सी वो तब्दीलियां वकूफ पजीर होती हैं कि जिसकी वजह से मैसेज एक साइड से ट्रेवल करता हुआ न्यूरॉन की फुल लेंथ को कवर करके एक्सॉन एंडिंग्स तक चला जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपने अपने जहन में बिठानी है दैट इज द स्टिमुलस. यहाँ पे जो स्टिमुलस है स्टूडेंट्स उसको एक और लफ्ज से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ऑलराइट, अब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को खास तौर पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही क्यों कहा जा रहा है, खाली स्टिमुलस कह के भी काम चलाया जा सकता था, तो इसके लिए ये बात याद रखिएगा कि असल में ये एक खास किस्म की इंटेंसिटी कहलाएगी कि जो भी स्टिमुलस चाहिए वो एक मखसूस लिमिट तक, एक मखसूस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उसके बाद वो इस काबिल होगा कि इन पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को फ्लक्चुएट करवा सके, चेंज करवा सके. उसके बाद फिर आयंस की मूवमेंट्स करवाई जाएंगी और फिर आपके मैसेजेस कंडक्ट होना शुरू होंगे. ऑलराइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो स्टिमुलस मिल रहा है वो आपके थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि आयंस की मूवमेंट्स तो शायद नजर आए लेकिन न्यूरॉन्स इस स्टेट में नहीं आ सकेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें और फिर आपके मैसेजेस कंडक्ट होना स्टार्ट नहीं हो सकेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके लिए और डेफिनेशन को समझ भी लीजिए. व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? So threshold stimulus is that when we study under normal conditions a nerve impulse is initiated by an appropriate stimulus. जब हम appropriate stimulus कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि it should have an optimum value. All right, applied at one end of the neuron and result in a remarkable localized change. ये जो localized change की बात हो रही है इसी को हम active membrane potential कहेंगे, यानी कि along the whole length of the neuron कुछ मखसूस हिस्सों के ऊपर कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां आएंगी, चार्जेस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे और हम कहेंगे कि दिस इज द पॉइंट वेयर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ऑलराइट, सो द लोकलाइज्ड चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. फिर स्टूडेंट्स इसी को अगर हम एक और तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वी कैन से द सडन राइज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 15 to 30 मिलीवोल्ट्स इज रिक्वायर्ड. अब ये बात आप याद रखिएगा कि हमने क्या कहा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, -70 और -90 के दरमियान. ऑलराइट, जिसमें से जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज नॉर्मली -70. अब ये जो -90 to 70 वाली रेंज है उसमें से -70 नेगेटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कोई ऐसी तब्दीली होनी चाहिए जो फौरी तौर पे कम अज कम 15 से 30 मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तब्दील करने की सलाहियत रख सकता हो. ऑलराइट, तब जाके हम कहेंगे कि दिस इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और फिर उस थ्रेशोल्ड को ऑब्जर्व करते हुए, उसको फील करते हुए इन मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद बहुत सारे चैनल्स फौरन अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम की कुछ मूवमेंट्स नजर आएंगी. वो मूवमेंट्स भी अभी हम डिटेल से स्टडी करते हैं. उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब इस कंडीशन में नॉर्मली द नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड, सो ट्रांसमिशन ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोसेस अलोंग अ नर्व, इसको भी हम नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कह सकते हैं कि पहले जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, तो हम उस स्टेट को क्या कहते हैं कि द नर्व मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड. ऑलराइट, तो पोलराइज स्टेट को डीपोलराइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ताकि मैसेजेस को कन्वे किया जा सके, तब फिर नर्व इंपल्सेस आपकी ट्रांसमिट होना शुरू होंगी. Alright, so when we want to define action potential or active membrane potential, we can say that it is a potential in action. Alright students, ये आसान तरीन अंदाज है इसको समझने का कि हम एक्शन पोटेंशियल देखें तो यूं लगेगा कि जैसे बहुत ही टेक्निकल टर्म है,
लेकिन इसी को एक और अंदाज से अगर जब आप देखते हैं कि इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल इन एक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके चार्जेस काम करना शुरू करें, रिवर्स हो जाएं और आपके गेट्स या आपके चैनल्स अपनी एफिशिएंसी के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे होंगे, तो उस वक्त आपके इंपल्सेस कंडक्ट होना शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं दिस इज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. So it is the wave of depolarization followed by a wave of repolarization. इस चीज को भी सुनें, स्टेप बाय स्टेप अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपने ये दोनों अल्फाज अपने ज़हन में बिठा लेने हैं, क्योंकि खास तौर पे जब हम नर्व इंपल्स की कर्व वगैरह या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि किस स्टेट पे पोलराइज्ड स्टेट है या किस पॉइंट पे पोलराइज्ड स्टेट है और किस जगह पे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन आपने एक्सप्रेस करनी है. ऑलराइट, सो द इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम्स मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड. बाहर वाली सतह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बैरूनी सतह सारी पॉजिटिवली चार्ज थी, अंदरूनी सतह सारी नेगेटिवली चार्ज थी, लेकिन यहां पे आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? द इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम्स मोर पॉजिटिव. इसका मतलब है कि अब अंदरूनी नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी और फिर वो जीरो तक जाती है और बाज़ औक़ात जीरो से भी आगे चली जाती है. उस कंडीशन को हम कहते हैं इट इज द ऑफशूट ऑफ सोडियम आयंस या ऑफशूट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. तो ये चीजें अभी हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. जी स्टूडेंट्स, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है. पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ ब्रीफ चेंज, यानी कि बहुत ही कम वक्त के दौरानिये के एतबार से ये छोटी सी तब्दीली आती है एक छोटे से टुकड़े के ऊपर. यानी कि जो नर्व मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली पोलराइज स्टेट मौजूद है, लेकिन उस पूरी लेंथ के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होगा कि जहां पे चार्जेस को रिवर्स कर दिया जाएगा. फिर उसके बाद लेस देन अ मिली सेकेंड, और समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि इट इज 10,000 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकंड के 10,000वें हिस्से के अंदर आने वाली ये जो तब्दीली है इसको हम कहेंगे इट इज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओनली अ पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इज इन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट. सारे के सारे न्यूरॉन के ऊपर सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल राज कर सकती है. जो एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इसके एक छोटे से हिस्से के ऊपर हमें नजर आएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन? इसको समझ लें. डीपोलराइज होना हम किसको कह रहे हैं? कि अगर अंदरूनी नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाए और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो हम ये भी कहेंगे कि अंदरूनी सतह पहले से ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आए तो इसको हम कहेंगे दिस इज द डीपोलराइज्ड स्टेट. ऑलराइट, और फिर उसके बाद जब इस डीपोलराइज्ड स्टेट को दोबारा से बाहर की जानिब पॉजिटिव आयंस को भेज के बैरूनी सतह को और ज्यादा पॉजिटिव करने की और अंदरूनी सतह पे नेगेटिविटी बढ़ाने की कोशिश की जाए, उस अमल को हम कहेंगे दिस इज रीपोलराइजेशन. ऑलराइट, सो द फर्स्ट फैक्टर इज द सोडियम आयंस इनवर्ड मूवमेंट. अब स्टूडेंट्स यहां पे समझने वाली बात है कि जो लफ्ज हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड किया है, अभी आपने ये बात याद रखनी है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का सबसे पहला असर जो है वो सोडियम आयंस वाले गेट्स के ऊपर होगा, यानी कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के ऊपर होगा और फौरी तौर पे ये ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं. जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डिटेक्ट किया जाएगा ऑन द नर्व मेम्ब्रेन और उसी वक्त आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं ये ओपन होना शुरू हो जाते हैं. जैसे ये ओपन होंगे तो पहले आपको मैं रिवाइज करवा दूं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा था? 3 सोडियम्स वर पंप्ड आउट ताकि बाहर वाली सतह को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके. लेकिन इस मर्तबा द सोडियम आयंस दे आर मूविंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास रिलेटिव पोटेंशियल्स हैं वो चेंज होने जा रहे हैं. सोडियम्स इस मर्तबा अंदर की जानिब को मूव करके जाएंगे. जैसे ही सोडियम्स अंदर की जानिब को मूव करना शुरू करेंगे तो अंदर की नेगेटिविटी कम हो जाएगी और पॉजिटिविटी की जानिब इजाफा होना शुरू हो जाएगा. और हम अगर रिवाइज कर लें तो आपको यह भी याद होना चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू हम मेजर करते हैं वो कितनी होती है? दैट इज -70 मिलीवोल्ट. तो इसका मतलब क्या है? अब नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी में इजाफा होता चला जाएगा. अब पॉजिटिविटी में इजाफा होता चला जाए तो इसका मतलब है नाउ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट दैट इज जनरली नोन एज पोलराइज्ड स्टेट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू द डीपोलराइज्ड स्टेट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे?
passage of the impulse is associated with increase in permeability of sodium ion moving inward, upsetting the potential momentarily. यानी कि बिल्कुल ही एक छोटे से दौरानिये के लिए यह तब्दीली ऑब्जर्व की जा सकती है और फिर उसके बाद क्या होगा, द इनसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव. सोडियम गेट्स या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को यहां पे हम मुतारफ करवा रहे हैं कि ये खास किस्म के वो चैनल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में आने वाली तब्दीलियों की वजह से ओपन किए जा रहे हैं और इसकी वजह से सोडियम आयंस को मूव किया जाएगा फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो व्हेन सोडियम आयन गेट्स ओपन, सोडियम आयंस रश इनटू द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन. ये बात याद रखिएगा कि बेशक हमने इनको वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कह दिया है, यहां पे हमने इनको सोडियम पंप्स नहीं कहा. इसका मतलब ये है कि द सोडियम आयंस आर मूविंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी वजह से डिफ्यूजन की टर्म लिखी जाएगी. ऑलराइट, सो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैव 3 स्टेट्स. ये बात भी समझने वाली है स्टूडेंट्स कि जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो वो जो सडन इनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है सोडियम आयंस की, उसके हवाले से आप ये बात याद रखिएगा कि जो गेट्स हैं या जो चैनल्स हैं उनके अंदर भी 3 तरह की हमें स्टेट्स नजर आ सकती हैं. द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले ये ओपन होते हैं, फिर उसके बाद जब सोडियम आयंस अंदर की जाने मूव करते चले जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद कर दिया जाता है और फिर जब ये बात ऑब्जर्व की जाए कि यहां पे enough sodiums have moved in, all right, और बाज़ औक़ात मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जरूरत से ज्यादा सोडियम्स अंदर की जानिब चले जाते हैं तो उसे वो फिर जीरो वाली वैल्यू यानी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे थे, जैसे ही वो जीरो पे पहुंचे इक्विलिब्रियम स्टेट पे, फिर उससे भी आगे चले गए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज द ऑफशूट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अब पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, ऑलराइट, और फिर जैसे ही वो पॉजिटिव स्टेट वाला एग्जैक्ट पॉइंट अटेन कर लिया जाएगा या अचीव कर लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, इन सोडियम आयंस चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा. पहले क्या किए गए, सबसे पहले ओपन, फिर उसके बाद क्लोज, और फिर एट द एंड इनको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इनको इनएक्टिवेट करने के पीछे भी एक मसलहत है जो कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको समझाता हूं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकंड स्टेप है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज पोटेशियम आयंस आउटवर्ड मूवमेंट. अब यहां पे हम डीपोलराइजेशन को रीपोलराइजेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन सी स्टेट थी, द आउटसाइड वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इनसाइड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड. ऑलराइट, फिर हमने इसको क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देके सोडियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट के साथ डीपोलराइज कर दिया फॉर अ शॉर्टर इंटरवल एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द नर्व मेम्ब्रेन. ऑलराइट, अब ये वाली जगह जहां पे चार्जेस रिवर्स किए जा चुके हैं, नाउ द इनर साइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आउटर साइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ऑलराइट, दिस इज डीपोलराइज्ड स्टेट. इसको हम क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन कर चुके हैं नर्व मेम्ब्रेन की. ऑलराइट, फिर उसके बाद अब अगर इस स्टेप पे आप गौर करें तो क्या हो रहा है, पोटेशियम आयंस आर नाउ लीकिंग आउट अगेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेशियम्स अंदर ज्यादा होते हैं 20 गुना और बाहर कम होते हैं, तो अब पोटेशियम आयंस की बारी है कि वो बाहर की जानिब जाना शुरू हो जाएं. यहां पे ये बात भी याद रखिएगा कि पोटेशियम आयंस चूंकि डायरेक्टली थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के साथ रिलेटेड नहीं थे, तो ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, थोड़ा सा डिले करने के बाद ओपन होते हैं, और जैसे ही ओपन होते हैं तो अब पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे. अब क्या हो रहा है, जब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बाहर जाएंगे तो द आउटर सरफेस इट विल बिकम positively charged and the inner surface it will again become negatively charged. तो अब हम कहेंगे कि जो पहली स्टेट थी polarized, उसको हमने depolarized में कन्वर्ट किया और फिर रीपोलराइज कर लिया, बैरूनी सतह दोबारा से पॉजिटिवली चार्ज्ड और अंदरूनी सतह दोबारा से नेगेटिवली चार्ज्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द पोटेशियम आउटवर्ड मूवमेंट कॉजेज repolarization and potassium voltage gated channels are slow and open late than the sodium ion gates, thus causing the repolarization. All right students, फिर इसके साथ एक और important factor आपने स्टडी करना है. जी स्टूडेंट्स, this is when we conclude कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन में हुआ क्या, तो इसको मजीद आसान करके लिखें तो हम यूं कह सकते हैं कि the charges are reversed. Inner side of the cell membrane has excess of positive ions and outer surface becomes more negative. और कंडक्शन ऑफ इंपल्स, वही जो अभी एक्शन पोटेंशियल के साथ हमने डिफाइन किया था कि जब ये वाली स्टेट आएगी थोड़े से हिस्से पे तो यहाँ पे इंपल्स कंडक्ट हो रही है, तो हम कहेंगे दिस इज द एक्शन potential or active membrane potential. During active membrane potential, neuron conducts the impulse.
और फिर उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सोडियम आयन चैनल्स जो हैं, जो वोल्टेज गेटेड जिनको हम कह रहे हैं, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड सोडियम चैनल्स या सोडियम गेट्स काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना होता है, पहले ये ओपन हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये क्लोज हो रहे हैं, और फिर उसके बाद ये इनएक्टिव हो रहे हैं। तो जो इनएक्टिव किया जा रहा है वो पॉइंट अब समझने से ताल्लुक रखता है इन द रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि जितनी देर तक इसको हमने डीपोलराइज करके रखना है उतनी देर तक मजीद इंपल्सेस नहीं आनी चाहिए, या अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ भी रहा है तो फौरी तौर पे उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड तब्दीली पैदा नहीं की जाएगी। तो ये वाला ड्यूरेशन जब मजीद इंपल्सेस को जनरेट होने से रोका जा रहा है, this is known as refractory period. All right. So new action potentials are prevented from being generated. Membrane potential अगर हम measure करें तो हमें पता चलता है it is positive 0.05 volts और positive 50 millivolts. All right students. तो ये है हमारा एक्शन पोटेंशियल कि जब आपके डेंड्राइट्स ने कोई मैसेज रिसीव किया, वहां से मैसेज रिसीव करके अलोंग द मेम्ब्रेन उसको आगे ट्रेवल करवाया जा रहा है, और ट्रेवल करवाने के लिए जरूरी है कि आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जाए। ऑलराइट, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम एक्शन पोटेंशियल्स आके न्यूरॉन की सेल बॉडी के कोनिकल पार्ट के ऊपर, जिसे हम एक्सॉन हिलक कहते हैं, वहां पे रुक जाते हैं, और फिर इसके बाद इनको आगे चैनलाइज कर दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। फिर ये ट्रेवल करते चले जाते हैं टुवर्ड्स द एक्सॉन एंडिंग्स, और एक्सॉन एंडिंग्स पे जाके फिर अगले सब्सिक्वेंट न्यूरॉन के डेंड्रॉन एंडिंग्स के साथ साइनेप्स बनाएंगे, एंड दिस मैसेज विल बी कंडक्टेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां पे एक अहम चीज हमारे ज़हन में आनी चाहिए, और वो क्या है, अबाउट द स्पीड ऑफ द इंपल्स कंडक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पे समझने वाली बात यह है कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ही चुस्त नजर आते हैं, बहुत एथलेटिक नजर आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके नर्वस कंडक्शन को उनके एक्सप्रेशन से आप फौरी तौर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे जहन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या इंपल्सेस की स्पीड भी कम या ज्यादा हो सकती है? तो देयर इज यस। ऑलराइट, तो इसका जवाब हम हमेशा हाँ में देंगे, क्योंकि कुछ इंपल्सेस, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई थिन नर्व फाइबर है या कोई छोटी स्लो नर्व फाइबर जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर इंपल्स कंडक्शन की स्पीड भी बहुत ही कम होगी, इवन के 0.25 मिलीसेकेंड्स वगैरह भी नोट की गई है। फिर इसी तरह कुछ इंपल्सेस की स्पीड जो है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड हो सकती है, और कुछ जो फास्टेस्ट इंपल्सेस हैं वो 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी ट्रेवल कर रही हैं। तो ये जो फास्टेस्ट स्पीड के साथ ट्रेवल करने वाली इंपल्सेस हैं, उनकी वेलोसिटी में इजाफे के लिए यहां पे एक और जबरदस्त किस्म का फिजियोलॉजिकल चेंज हमें नजर आता है, और ये फिजियोलॉजिकल चेंज न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने हमें ऑब्जर्व करके बताया, एंड दैट इज, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो वाले साइंसदान या वो स्टूडेंट्स जो आपके नर्वस सिस्टम या नर्व्स और न्यूरॉन्स की फिजियोलॉजी यानी कि उनके फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया कि जब किसी भी नर्व को माइलिनेट कर दिया जाए, इंसुलेट कर दिया जाए विद माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ कौन बनवाते हैं? आपको याद होने चाहिए, दे आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स नोन एज श्वान सेल्स। ऑलराइट, ये श्वान सेल्स यूं रैप अप हो जाते हैं अलोंग द नर्व्स, और उसके ऊपर इनके लिपट जाने की वजह से माइलिनेटेड इंसुलेशन हो जाती है, और उस इंसुलेशन की वजह से यही जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं, ये एक मखसूस जगह पे, जिसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, वहां पे इनकी डेंसिटी में इजाफा हो जाता है, और जब इंपल्स नोड टू नोड ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज सॉल्टेटरी इंपल्स और सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये लफ्ज आपने याद रखना है, लफ्जी मतलब इसका क्या है? जंपिंग। ऑलराइट, सो सॉल्टेटरी इंपल्स और सॉल्टेटरी कंडक्शन इज व्हाट? इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंपल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड, और नोड का नाम Ranvier's node या node of Ranvier. This is called saltatory conduction. This mechanism increases the velocity of the nerve transmission by 5 to 50 folds. 5 से 50 गुना तक किसी भी नर्व इंपल्स की वेलोसिटी में इजाफा किया जा सकता है। इन सब चीजों के साथ स्टूडेंट्स हमारे ज़हन में ये बात भी आनी चाहिए कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में ऑब्जर्व करते हुए हम फौरी तौर पे ये भी सोचें कि द ऑलमाइटी अल्लाह जिसने ये सब कुछ बनाया हुआ है, कैसी प्रिसाइज इंजीनियरिंग हमें नजर आ रही है कि हर एक चीज अपने शानदार अंदाज में मुकम्मल हो रही है, और इन सब चीजों की तकमील की वजह से वी आर द बेस्ट क्रिएशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन चीजों को इस हवाले से भी जरूर सोचा करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।